जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्रबंधन के पारंपरिक सिद्धांत को पढ़ेंगे हम। प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों को हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हमने लोक प्रशासन को अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स के माध्यम से आपको बताया कि लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन के अर्थ के विषय में बताया, लोक प्रशासन की परिभाषा को बताया, लोक प्रशासन के महत्व, उसकी प्रकृति को हमने अच्छे से देख लिया है। ये सभी अगर आप चैप्टर्स आपने नहीं देखे हों तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, चैनल पर मिल जाएगी आपको। एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 के क्लासेस के नाम से मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, जिसमें एक ही वीडियो में आपको सभी पेपर का सिलेबस बता दिया गया है। तो आप वहाँ से सिलेबस देख लीजिए अच्छे से और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक का प्रबंधन के पारंपरिक सिद्धांत को। इसे एक प्रकार से कहीं कहीं पर जो है शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। और आपको इन सभी जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं, इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगर आप नए हैं तो एक कमेंट अवश्य करें, चैनल वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं प्रबंधन के पारंपरिक सिद्धांत के संबंध में। सबसे पहले हम देखेंगे हेनरी फेयोल के विचार को। प्रशासकीय प्रबंधन के जन्मदाता हेनरी फेयोल का जन्म 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। प्रशासकीय प्रबंधन जो है उसके जन्मदाता कौन है? हेनरी फेयोल हैं। और हेनरी फेयोल का जन्म कब हुआ था? 1841 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद एक लोहे और कोयले की बड़ी कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए 1918 में कार्य सर्वोच्च पद पर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के पद पर आसीन हुए थे। उन्होंने अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के बल पर उस कंपनी को समृद्धशाली बनाया हुआ था। उनके अंदर योग्यता थी, वह प्रबंधक बनने के बाद उस कंपनी को अच्छे से वह मैनेज करते हैं और उसे समृद्धशाली बनाते हैं। हेनरी फेयोल के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रत्येक संगठन में प्रबंध चलाने के लिए अपने कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। यदि प्रबंधक अपने कार्यों में इन सिद्धांतों का ध्यान रखे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने बताया है किसी भी कार्य को करने में अगर जो प्रबंधक होता है वह निश्चित सिद्धांतों का पालन करे, जो कि हेनरी फेयोल अभी बताते हैं, उनके सिद्धांत को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वह बोलते हैं अगर हमारे इस सिद्धांत को कोई फॉलो करता है या फिर अपने अच्छे सिद्धांत को वह फॉलो करता है तो वह अवश्य सफल होगा। उन्होंने लिखा है कि अब हमारे सामने प्रशासन के कई नई बल्कि एकमात्र विज्ञान है जो समाज रूपी में सरकारी और गैर सरकारी सभी मामलों में लागू किया जा सकता है। आगे देखेंगे, मान्यताओं के विषय में जानेंगे तो हेनरी फेयोल महोदय ने प्रबंधकीय मामलों में इस बात का उल्लेख किया है कि जिस व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय तथा नैतिकता जैसे गुण विद्यमान हो तो वही प्रबंधकीय कार्य अच्छे ढंग से करवा सकते हैं। अर्थात जिसके अंदर जो है वह शारीरिक, मानसिक, तकनीकी, एक प्रबंधकीय एवं नैतिकता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, वही जो प्रबंधक के कार्य होते हैं अर्थात प्रबंधकीय कार्य होते हैं उसे ढंग से करवा सकते हैं। इसलिए हेनरी फेयोल महोदय ने लिखा है कि सीढ़ी के निचले पायदानों पर प्रशासकीय क्षमता प्रभावशाली होती है। उनका विचार है कि प्रशासकीय क्षमता का विकास केवल तकनीकी ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता, इसीलिए प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों के प्रशासकीय प्रशिक्षण की सलाह दी जाती है। अर्थात जो प्रत्येक स्तर पर विभिन्न जो एक प्रकार से कर्मचारी हैं उनको प्रशासकीय प्रशिक्षण दी जानी चाहिए। प्रबंधन के सिद्धांत को हम देखेंगे। हेनरी फेयोल अपने प्रबंध के सिद्धांत को कैसे बताते हैं, किन कार्यों को बताते हैं। उनके 14 सिद्धांत हैं एक प्रकार से। उन्होंने किसमें बताया है? अपनी बुक जो है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने जो लिखी है उसमें 14 सिद्धांतों को बताया हुआ है। इसका समर्थक कौन करते हैं? उर्विक महोदय ने किया है। उनके इस महत्वपूर्ण सिद्धांत के कारण उनकी विचारधारा को सीधा फ्लेवाद के नाम से जाना जाता है। उनके विचार संक्षेप में इस प्रकार हैं, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले क्या बताया है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है? कार्यों का विभाजन। किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वह होता है कार्यों का विभाजन। उनके अनुसार कार्यों का विभाजन केवल कल कारखानों में ही नहीं बल्कि ये देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट प्रिंट हो गया है, बल्कि तकनीकी और प्रशासन संबंधी कार्यों में भी नितांत आवश्यक है।
इसके बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्यों का विभाजन जो है छोटी संस्थाओं में न अपनाया जाए तथा आवश्यक कार्य विभाजन किया जाए। इससे अनावश्यक रूप से उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। इसलिए लेटर महोदय ने भी लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने, कि संगठन में जहां तक संभव हो किसी एक व्यक्ति का कोई भी एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। अर्थात इन्होंने कहा है कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा ये पहले से तय होना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि एक कार्य के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। उससे क्या होगी कि मज़दूर कम लगेंगे तो उस लागत में जो एक प्रकार से कमी आएगी और वह एक किसी भी प्रबंधन के लिए, किसी भी कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दूसरा उन्होंने बताया सत्ता का उत्तरदायित्व। सत्ता का आशय किसी कार्य को करने के लिए आदेश देने के अधिकार से है। प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका मानने वाले प्रत्येक अधिकारी को उचित एवं पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाने ताकि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर सके। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि अनुशासन का तात्पर्य जो है कर्मचारी को नियमों के प्रति आस्था, अधिकारियों के प्रति श्रद्धा भाव, आज्ञा पालन, परिश्रम से कार्य करने की भावना, व्यवहारिकता इत्यादि है। प्रत्येक व्यवसाय तथा औद्योगिक इकाई की सफलता के लिए उसके कर्मचारियों में अनुशासन जो है नितांत आवश्यक होता है। इसीलिए हेनरी फयोल महोदय ने क्या लिखा है कि बुरा अनुशासन एक बुराई है जो बुरे नेतृत्व से आती है। अर्थात जब नेतृत्वकर्ता जो है वह अनुशासन में रहेगा, लोगों को अनुशासन में कार्य कराएगा, तो उसके कर्मचारी भी अनुशासन में रहेंगे। अर्थात जो नेतृत्व करता है वह अनुशासन में रहना चाहिए और कार्यों को उसे अनुशासित ढंग से चलाना चाहिए। अगला क्या है, चौथा क्या है, आदेश की एकता। इस सिद्धांत का तात्पर्य कर्मचारियों को कार्य करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति द्वारा निर्देश दिए जाने चाहिए। अर्थात अधीनस्थों को ही एक ही स्थान से आदेश व निर्देश दिए जाते हैं। आदेश की एकता के अभाव में प्रशासन में अव्यवस्था पैदा होती है तथा प्रशासन पंगु हो जाता है। इसलिए अनुशासन न होने पर कारखानों में शिथिलता आ जाती है। अर्थात मैनेजर जो हो वह जो डिसीजन ले वही सभी के लिए मान्य हो। एक ही आदेश जो है वह सबके लिए जारी होना चाहिए। अर्थात आदेश की एकता होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया है कि निर्देश की एकता। किसी समान लक्ष्य एवं उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं का संचालन एक योजना, एक ही प्रबंधक के अंतर्गत होने चाहिए, जिससे कि उन समस्त क्रियाओं एवं साधनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अर्थात एक प्रबंधक होना चाहिए और वह अच्छे से मैनेज सबको करे। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक हितों की प्राथमिकता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रशासन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को संपन्न कराने में व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने के बजाय जन कल्याण को प्राथमिकता देनी जानी चाहिए। प्रत्येक कार्य किसी व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सातवां, जिसमें है समुचित पारिश्रमिक या उचित मजदूरी। प्रत्येक कर्मचारियों को पारिश्रमिक उसके योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए तथा उसका पारिश्रमिक और श्रम में प्रत्यक्ष संबंध रखना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से वह श्रम करे उसी हिसाब से उसे पारिश्रमिक अर्थात वेतन मिलना चाहिए। मजदूरी का भुगतान समय पर करना चाहिए ताकि श्रमिकों एवं पूंजीपतियों में मधुर संबंध स्थापित हो। जैसे कि कोई भी आपका मजदूर है उसे आप जब समय पर पैसा दे देते हैं तो वह आपसे खुश रहता है और आपके कार्यों को वह जब भी आप बोलते हैं तो वह करता है। इससे क्या होता है कि जो कार्य कराता है और जो कार्य करते हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है कि यह जो मालिक हैं वह बहुत ही अच्छे टाइम पर बहुत ही अच्छे से हमें वेतन प्राप्त कर देते हैं। कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे तो कल कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा और पूंजीपतियों की पूंजी भी बढ़ेगी। अर्थात वह जब मन से कार्य करेंगे तो उत्पादन अधिक करेंगे और उत्पादन अधिक होगा तो पूंजी भी बढ़ेगी अर्थात अधिक लाभ होगा। आठवां क्या पॉइंट है, केंद्रीकरण। कर्मचारियों के कार्य के लिए नियंत्रण एवं निर्देशन का केंद्रीकरण किया जाए या केंद्रीकरण किया जाए। इस बात का सही एवं उचित निर्णय प्रशासन के अंतर्गत बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। उपक्रम की सफलता तथा कर्मचारियों के गुणों एवं योग्यता का उचित लाभ उठाने के लिए निर्देशन नियंत्रण विकेंद्रीकरण की एक समस्या महत्वपूर्ण घटक होती है। हेनरी फयोल महोदय इसलिए क्या लिखते हैं कि किसी उपक्रम में अधिकारियों का केंद्रीकरण किस सीमा तक है यह संस्था की प्रकृति एवं अधीनस्थों की कार्यकुशलता पर निर्भर
करता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है सिद्धांत में कि संपर्क श्रृंखला, व्यावसायिक तथा औद्योगिक संगठन में उच्च पदाधिकारियों से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारियों तक संपर्क बना रहना चाहिए, क्योंकि यदि संपर्क कर्मचारियों से टूट जाने पर प्रशासन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। कोई भी कार्य हो ऊपर से नीचे तक जब सभी लोग जुड़े रहते हैं तो अच्छे से कार्य करते हैं। यह समझाने की बात नहीं है, बस इतने साधारण भाषा में आपको यहाँ पर लिखकर नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आप अच्छे से समझ पाएँ, बस एक बार पढ़ कर ही। आगे हम देखते हैं इसी को लेकर हेनरी फ्योल महोदय क्या लिखते हैं कि उच्च अधिकारियों से लेकर निम्न अधिकारियों के स्तर और उसकी स्थिति तक आदेशों, निर्देशों, क्रिया प्रतिक्रिया, सूचनाओं का आदान प्रदान की पूर्व निर्धारित की सीढ़ी जो है संपर्क श्रृंखला होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताते हैं सिद्धांत में कि पद व्यवस्था, उत्पादन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालन और उसे प्रभावशाली बनाने के लिए भौतिक तथा मानवीय साधनों का योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जो भी कार्य हो उसमें जो भी साधन लगे वह भौतिक हो, मानवीय हो, उनका योजनाबद्ध तरीके से पहले व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसमें जो कार्य करने वाले हों उनके पद व्यवस्था, उन लोगों के पद की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक यंत्र, वस्तु तथा मनुष्य का स्थान पहले से निर्धारित होना चाहिए। किस यंत्र से कार्य होगा, क्या वस्तु लगेगी और कौन सा मनुष्य क्या कार्य करेगा, यह सभी चीज़ पहले से निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 11th पॉइंट है समता, कर्मचारियों के साथ न्याय, उदारता और मित्रता पूर्वक व्यवहार किया जाए, जिससे कि उनमें सद्भावना, सहयोग एवं कार्यों के प्रति निष्ठा की भावना बनी रहे। नेक्स्ट है स्थिर कार्यकाल, कुशलता एवं योग्य प्रशासन के लिए यह भी अत्यंत आवश्यक है। कर्मचारियों का स्थान जल्दी जल्दी न बदला जाए, जिससे कर्मचारी निश्चिंत होकर कार्य करते हुए विभाग में आए हुए जटिलता का समाधान अपने अनुभव के आधार पर आसानी से कर सके। अर्थात जैसे कि अगर किसी भी लोग जो अधिकारी हैं उनका जब परिवर्तन कर दिया जाए, कोई आधा कार्य किए हैं उन्हीं बीच में परिवर्तन कर दिया गया, उनका दल परिवर्तन मतलब एक स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया, तो वह आधा कार्य वहीं पर छूट गया, नेक्स्ट जो आएगा उसे फिर से शुरू करूँगा। तो इस प्रकार से कार्य में बाधा आती है, तो जो है स्थिर रहना चाहिए हर एक व्यक्ति का कार्यकाल। 13th पॉइंट है कि प्रेरणा, कुशल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से प्रेरित किया जाए, चाहे वह वित्तीय मामला हो अथवा गैर वित्तीय। कर्मचारियों को कार्य निष्पादन की नई नई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए ताकि वे निष्ठा और लगन से कार्य कर सकें। 14th और लास्ट है कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। हेनरी फ्योल महोदय ने पारस्परिक सहयोग और मिलजुलाकर कार्य करने की भावना पर विशेष बल दिया है। इसके लिए उच्च स्तर के अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ सद्भावपूर्ण आचरण करना चाहिए ताकि दोनों के बीच आपसी तालमेल जो है बना रहे। हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत हैं 14, उसका निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ शीर्ष स्तर पर प्रबंधक की गतिविधि का विश्लेषण करते हुए बताया, कोई भी कंपनी या संस्था तभी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकती है जब शीर्ष पर बैठा हुआ अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ अच्छा आचरण करे, वह अपने कर्मचारियों से अच्छा तालमेल बनाकर मानवीय आधार पर प्रशासन का संचालन करे, तभी जो है उसका विकास संभव है, वह संस्था हो या कोई भी हो। ये हमने हेनरी फ्योल महोदय के विषय में पढ़ लिया। नेक्स्ट है लूथर गुलिक का हम देखेंगे प्रबंधन सिद्धांत। इसको हमने आपको विषय क्षेत्र में पहले ही बताया हुआ है। जैसे कि गुलिक ने प्रशासनिक क्रियाओं में पोस्टकार्ड शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है। वस्तुतः उन्होंने पोस्टकार्ड के रूप में गुलिक ने जो है प्रशासनिक तत्वों को स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या बताया है कि पी से प्लानिंग हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग कार्य प्रबंधन, डी डायरेक्टिंग, को से कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग, बी बजटिंग। इसको अच्छे से हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। लूथर गुलिक के प्रशासन के जो हैं उन्होंने 10 सिद्धांत दिए हुए हैं। जैसे कि हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे, वैसे ही 10 सिद्धांत किसने दिए हैं, लूथर गुलिक ने। पहला उन्होंने बताया कार्य विभाजन और विशेषीकरण, ये भी आपने समझ लिया है। विभागीय संगठनों के आधार, पद सोपान द्वारा समन्वय, सोद्देश्य समन्वय, समितियों के अंतर्गत समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता और स्टाफ तथा सूत्र, प्रत्यायोजन तथा नियंत्रण का क्षेत्र। उन्होंने यह 10 सिद्धांत बताया हुआ है। इस प्रकार से आपका ये जो प्रबंधन का सिद्धांत जो है, पारंपरिक सिद्धांत जो कि हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक ने दिया हुआ है, यह चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास वीडियो अवश्य शेयर करें, वीडियो लाइक करें
और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी बताया जाता है, इसलिए आप यूनिवर्सिटी का नाम अपने कमेंट में यहाँ पर बता सकते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी आपकी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी आपकी सूचना आती है वहाँ पर भेज दी जाती है, तो आपको मिल जाएगी वहाँ से। देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट में।